हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। तो दोस्तों, ये जो हमारे पास लिस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट की, इसमें से हम लोगों ने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ये सब तो कर लिया, प्राइम मिनिस्टर कर लिया। अब प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल देखते हैं, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सिमिलरली अगर हम लोग स्टेट गवर्नमेंट पर चले तो यहाँ पर जो है हम मुख्यमंत्री का मंत्रिमंडल देखते हैं। चीफ मिनिस्टर और पीएम के चैप्टर हमने साथ में कवर कर लिए। अब हम लोग स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, यानी कि मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल, और सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को देखते हैं एक बार के लिए कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं दोनों चैप्टर्स के साथ में कि क्या जो मंत्रिमंडल जो प्रधानमंत्री के पास होता है वहाँ पर जो उनके कैबिनेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो भी होते हैं, क्या सेम बिल्कुल परछाई हमें राज्य के लेवल पर देखने को मिलती है, या फिर राज्यों में थोड़ी सी व्यवस्था अलग है? अगर है तो कितनी अलग है? केंद्र के मंत्रियों की व्यवस्था कितनी अलग है हमारे पूरे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर, इसको समझते हैं। चैप्टर बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री खुद भी एक यूनियन मिनिस्टर है और मुख्यमंत्री खुद भी एक स्टेट मिनिस्टर है। तो जो, और उससे भी पहले प्रधानमंत्री मंत्री होने से पहले एक सांसद हैं और मुख्यमंत्री मंत्री होने से पहले एक विधायक हैं। तो जो चीज़ें पार्लियामेंट के चैप्टर में या आपने अभी पीएम सीएम के चैप्टर में पढ़ी, ये उसी का एक प्रकार से एक्सटेंशन है। ओके, तो दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं, प्रोसीड करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल। देखो, आपको जैसे कि मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, ये वाली बात आपको बहुत अच्छे से अभी तो क्लियर होगी कि सबसे पहले हम एक प्रक्रिया लिखते हैं। प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से कि फ्रेश जनरल इलेक्शंस हुए देश के, फ्रेश जनरल इलेक्शंस हुए, और उन फ्रेश जनरल इलेक्शंस में लोकसभा का गठन होना है। प्रेजेंटली 543 सीट्स। ओके, इसमें से एक पार्टी है बीजेपी, उसको मिल गई 350 सीट आउट ऑफ दिस 543। यानी कि चौथा स्टेप हमारा बच जाएगा, बीजेपी इज द मेजॉरिटी पार्टी, इज द मेजॉरिटी पार्टी इन लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा। ठीक है, इससे डिराइव होकर पांचवें स्टेप जो हमारा बनेगा, बीजेपी के 350, बीजेपी के पास लोकसभा में 350 सीट है, यानी कि बीजेपी के पास कुल मिलाकर बीजेपी के पास कुल मिलाकर 350 सांसद हैं लोकसभा के अंदर। यानी कि ये 350 एक पर्सन है, मेल है फीमेल है, ये लोग हैं। अब पार्टी की जनरल बॉडी मीटिंग में और इन सारे सांसदों के साथ देश भर के, मतलब जो भी बीजेपी का स्ट्रक्चर है, अंदर से डिस्कशन होगी और वो एक सेंट्रलाइज हेड को पकड़ेंगे जो कि इनकी मेजॉरिटी पार्टी को लोकसभा के अंदर रिप्रेजेंट करेगा। टेक्निकली, पॉलिटिकली जिसको हम लोग हमारे देश में बोलते हैं लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा। और ये पर्सन आउट ऑफ ऑल द एमपीज, आउट ऑफ एक ये पर्सन है, और ये जो 349 बाकी जो एमपीज हैं, ठीक है, उनमें से ये वाला जो पर्सन है ये बनेगा पीएम। ठीक है, अब देखो टेक्निकल चीज़ें अलग हैं कि आप कहोगे मुझसे कि सर ज़रूरी थोड़ी ना कि 350 लोकसभा के अंदर है तो इसी में से पीएम बनेगा, वो राज्यसभा में से भी तो हो सकता है। लेकिन वो एक्सेप्शन है ना, ऐसा कितनी ही बार हुआ है, इंदिरा गांधी के साथ, एच डी देवेगौड़ा के साथ और मनमोहन सिंह जी के साथ। ठीक है, तो वो चीज़ें एक्सेप्शन है, वो सारी प्रक्रिया क्या कहते हैं जानते हो, है ना। मैं जनरल कंसिडरेशंस को लेकर चल रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो ये पर्सन बनेगा पीएम। अब क्या होगा, जैसे ही पीएम ये पर्सन बनता है, आपने पीएम वाले चैप्टर के अंदर मेरे साथ पढ़ा था, जैसे ये पर्सन पीएम बनता है इसके पास पावर आ जाती है, अनब्रेडेड पावर आ जाती है। ये कुछ नाम जो हैं इन्हीं सांसदों के जो कि लोकसभा के अंदर हैं, एमपीस, इन कुछ इन कुछ सांसदों के नाम सुझाव के तौर पर देगा
सुझाव के तौर पर देगा और ये बन जाएगा हमारा 8वां स्टेप। किसको देगा? प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट क्या करेंगे? जो ये रिकमेंडेड नेम्स हैं इनको अपॉइंट करेंगे, इनको अपॉइंट करेंगे एज मिनिस्टर्स। अब इससे 9th पॉइंट जो डिराइव होता है, मैं नीचे लिख देता हूं, नहीं नीचे नहीं, चलो आपको, हाँ ऊपर जगह है, यहां लिख देते हैं। 9th पॉइंट जो डिराइव होता है वो है एक रूल। श्रेया थैंक यू कि आपने मुझे क्लास के बाद ये रूल बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा था ये नंबर। रूल ये कहता है शाइनी, जो हम बात कर रहे थे ना कि कितने मिनिस्टर बन सकते हैं, तो वो रूल है, मैक्सिमम कैप है 15%, 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। पीएम का नाम सुझाव, पीएम का प्रेसिडेंट को नाम सुझाव के तौर पर देना, किनको मंत्री बना दो, और प्रेसिडेंट का राष्ट्रपति को देना, और क्या कहते हैं राष्ट्रपति जो है वो उस सुझाव को माने। ठीक है, ये वाला जो नंबर है, जो आंकड़ा है मंत्रियों का, मैं मंत्रियों की बात कर रहा हूं कि पीएम ने कुछ नाम रिकमेंड करे राष्ट्रपति को कि इनको जो है वो आप मंत्री बना दो, और प्रेसिडेंट फिर इस चीज को मान रहे हैं। रूल ये कहता है तो 15% ही सिर्फ लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट बन सकते हैं। टोटल एमपीज 15%, जितनी स्ट्रेंथ है लोकसभा की उसका 15%। यानी कि इस केस में सिंपल जो हमारे पास आंकड़ा है वो है 543 मेंबर्स का 15%। इससे ज्यादा मंत्री नहीं बन सकते, रूल है। ऐसे तो फिर 350 यहां पर एमपीज थे, सबको खुश करने के लिए कोई ना कोई पोर्टफोलियो मिनिस्ट्री तो बनाती चले जाए पीएम। तो पीएम कहते हैं मेरे कुछ फेवरेट नाम है, इन लोगों को उठाकर जो है वो मंत्री बना दो, और ये प्रेसिडेंट को एक इस प्रकार से ये लिस्ट दे देते हैं। अब ऐसे जनरली 50 से 60 मेंबर्स होते हैं, ऐसे जनरली 50 से 60 एमपीज होते हैं जो कि पीएम के मंत्रिमंडल का पार्ट बनेंगे, और इन्हीं को हम कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इससे 11वां रूल ये निकलता है कि देखो ये जो पीएम है, पीएम को बना देते हैं सेंट्रलाइज लेवल पर, ये है अपना पीएम, और ये है अपना पीएम, और इसके आसपास ये हैं सारे के सारे, कोई कुछ कह रहा है, क्या हुआ, कोई डाउट? हैंड रेड हो गया क्या किसी से गलती से? कोई नहीं, चला, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो पीएम जो है वो यहाँ पर उनके आसपास ये सारे मंत्री हैं जो कि सुझाव के तौर पर उन्होंने प्रेसिडेंट को लिस्ट थमाई थी, और प्रेसिडेंट ने इन सबको अपॉइंट कर दिया एज मंत्री, और ये 50 से 60 होते हैं। ठीक है, अब ये सारे के सारे जो लोग हैं ये हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब इनमें से ये तो हो गए सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इनमें से 12वां रूल बेसिकली ये कहता है कि इस पूरे सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से कुछ लोग जो हैं, मतलब वो ना बाइफरकेट होंगे, कुछ लोग जो हैं वो बाइफरकेट होंगे। एक होंगे पीएम के सबसे ज्यादा क्लोज, जिनको पीएम बांटेंगे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज। ठीक है, अब वो जिसको इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज जो बांटेंगे वो बन जाएंगे, अलग कलर का पेन यूज कर लेता हूं ताकि आपको दिखे, वो बन जाएंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, यानी कि इससे एक रूल कह सकता हूं मैं शाइनी कि सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट होते हैं, लेकिन सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होते हैं।
है ना। दूसरे होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राइट। और तीसरे होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस। अब कंफ्यूज मत होना कि सर ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट यहां पर कैसे आ जाएंगे, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के चैप्टर को आप मर्ज कर रहे हो क्या पार्लियामेंट के अंदर? नहीं, मैं भी सॉरी सेंट्रलाइज लेवल पर नहीं, मैं भी कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं राज्यों के लेवल की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ यहां पर बात कर रहा हूं। धीरे धीरे करके आपको इस चैप्टर में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये होते हैं, ओके। और रूल क्या कहता है, ये रूल देखो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। 15% ही जो टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा की, उसकी 15% जो भी नंबर निकलेगा उतने ही मंत्री बन सकते हैं एक पीएम के मंत्रिमंडल में, ठीक है। ये आपके कुछ मैंने बेहतरीन तरीके से 12 रूल आपको बताए, इसी के ऊपर ये चैप्टर जो है वो बेस्ड है। ये 12 चीजें अगर आपको समझ में आ गई है तो इस चैप्टर में अब आपके लिए कुछ भी पढ़ने लायक नहीं है। हाँ, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होगा, उसका तरीका होगा, वो दे रखा होगा, लेकिन ये 12 रूल के ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है, ठीक है। तो जरा रिपीट करो जरा चाइनीज 12 रूल को। और श्रेया फिर आप बताना, सॉरी आप ऑफिस में हो, मैं भूल गया। हाँ शैनी आप बताओ क्या है ये 12 रूल, कैसे हम लोग एक जर्नी जो है वो फ्रेश इलेक्शन से लेकर सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ बढ़ते हैं, या फिर प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल कैसे बनता है। आराम से समझाओ मुझे, मतलब भले ही नंबर में 1 2 3 4 12 करके ना हो, लेकिन प्रोसीजर बता दो मुझे, ठीक है। ठीक है। हम्म। 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 ठीक है। ठीक है। ठीक है। हम्म। हाँ हाँ। किसको रिकमेंड करेंगे? प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेंगे, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। विद इंडिपेंडेंट चार्जर, शाबाश, वेरी गुड शैली, ठीक है। सबको ये वाली बात क्लियर है? श्रेया, ईशा, गौरव, आशिमा, क्लियर है जो शाइनी ने बोला, जो मैंने लिखा? सबको क्लियर है ये वाली बात? किसी भी स्टेज में कोई डाउट? यहां पर डाउट मत रखना, अगर यहां डाउट है तो फिर से मुझसे पूछो, वरना चैप्टर में कहीं खो जाओगे बीच में। ये स्टेजेस हैं इस चैप्टर की सारी, जो मैंने 12 लिखी हैं। अगर आप चाहो तो ना एक एक A4 शीट पर अगर सिर्फ इतनी भी लिख लो ना, तो आपका चैप्टर डन है फिर। ये अंदर का डिटेल प्रोसीजर तो आप जान ही जाओगे, लेकिन पहचानने वाली बात ही है जो मैंने यहाँ पर लिखी है। और चाहो तो आप ऐसे डायग्राम भी बना सकते हो कि पीएम के सबसे ज़्यादा क्लोज कौन है, क्या है। मैं पर्सनली, मैंने आपको पीएम के चैप्टर में बताया था, मैं ऐसे ही लर्न करता हूँ, और मुझे इसलिए कंसेप्ट काफ़ी लंबे समय के लिए याद रहते हैं, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप देख लेना अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से। तो चलो अब हम देखते हैं इस चैप्टर के अंदर इन 12 पॉइंट्स को बाइफरकेट करके देखते हैं और पढ़ते हैं। अब हम कुछ बड़े बड़े चिट्ठों में इनको। एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये सेम चीज़ है वही, जैसा कि मैंने आपको बोला ना, पीएम वाला चैप्टर ही बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही है सब कुछ इसका। हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जो कि मॉडल है ब्रिटिश पैटर्न पर, जिसको हम लोग कहते हैं वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। और आपको पता है ना, एक पीएम वाले चैप्टर के अंदर एक पर्सन जो था वो कमेंट्री कर रहा था, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना। वो एक और उनकी तारीफों में वो नहीं कह रहे थे कि कुछ कुछ पर्सन मॉरले जैसे कह रहा था कि ही इज़ फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, है ना। फिर जो जो कहते हैं, एक विस्काउंट करके कोई पर्सन था, तो वो कह रहा था कि ये सारे तारों में एक चांद है ये, ठीक है। तो ये इनकी तारीफों में मतलब कुछ बातें कही जाती हैं, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंदर ये वाली बातें कही जाती हैं, ठीक है। तो उसी के चलते द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, ठीक है। जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री हैं, ये हेड होते हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। ऑब्वियस ही बात है, पीएम सेंट्रलाइज्ड हेड होते हैं। पीएम का कोई भी टर्म किसी भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर दुनिया भर में कभी प्रोविंशियल लेवल पर नहीं है, तो इसलिए चाहे आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलो चाहे सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलो, एक ही बात है।
तो जैसे चैप्टर का नाम भी देखो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो यहाँ पर भी होते हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री के बाद, तो वो स्टेट बन जाता है। खैर छोड़ो। तो पीएम इज द हेड ऑफ द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और ये क्या है, ये रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। यानी कि सिर्फ लिखने भर को श्रेय हम क्या कह देते हैं संविधान के अंदर, लिखने भर को प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, ठीक है, टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में वो नंबर 1 पर आते हैं। देखने में ऐसा लगता है कि वो अनब्रेडेड पावर है उनके पास, नॉमिनल है ना, और नॉमिनल हेड तो है, लेकिन जो चीज लिखावट में होती है संविधान में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी जूरे, ठीक है। लेकिन रियल में क्या एक्सरसाइज हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, डी फैक्टो। तो पीएम, उनका मंत्रिमंडल, बेसिकली ये सब कुछ क्या हुआ, ये डी जूरे हुआ कि डी फैक्टो हुआ, डी फैक्टो। और प्रेसिडेंट डी डी जूरे, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना प्लीज यार, ठीक है। अभी फ्रेश है तो आप लोगों को याद है, अच्छी बात है, लेकिन इसको हमेशा के लिए होल्ड करके रखना। जो प्रिंसिपल्स है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के, ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल मैनर में गिवन नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ा था, सारी वही वाली बात है, मैं आपसे फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप आराम से इत्मीनान से सुनो इस चैप्टर को। जहां इंटरप्रिटेशन एनालिसिस वाली बात होगी, जैसा कि मैंने 12 पॉइंट दिए, तब आप अपना पेन उठाओ, बाकी आप आराम से इत्मीनान से सुनो इस चैप्टर को, ठीक है। जो प्रिंसिपल्स है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, ये डिटेल में गिवन ही नहीं है। अब जैसे एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के प्रिंसिपल्स कह रहा है कि डिटेल में गिवन ही नहीं है। पीएम का पीएम का जो टेन्योर है, जो टर्म है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन है कितने टर्म के लिए वो रहेंगे, उनका प्रोसीजर मेंशन है, नहीं है ना, क्योंकि वो पीएम होने से पहले जो चीज है उसका टेन्योर और उसका प्रोसीजर मेंशन्ड है। तो पीएम तो पर्सन बाद में, उसका पहला अस्तित्व क्या है, एमपी है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो दे आर नॉट गिवन इन डिटेल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट 2 आर्टिकल्स ऐसे हैं, आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75। अगर आपको याद हो श्रेया, आर्टिकल 74, 75 और 78 ये एक्चुअली डील करते हैं प्रधानमंत्री का रिलेशनशिप विद द प्रेसिडेंट, राइट, है ना। उनके साथ उनका लिंक क्या है, ये उसके साथ मतलब एक तरीके से हमें एक निर्देश देते हैं, हमें एक गाइडिंग लाइट की तरह दिखते हैं ये दोनों आर्टिकल्स। इसके अलावा आर्टिकल 78 भी होता है, लेकिन फिलहाल अगर हम यहाँ पर राइटर की बात सुने, आर्टिकल 74 और 75 जो है, ये जो दो आर्टिकल्स हैं, दे डील विद देम इन अ ब्रॉड, स्केची एंड जनरल मैनर। क्या चीज, कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में डिटेलिंग। आर्टिकल 74 जैसा कि आप जानते हो, इट डील्स विद द स्टेटस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जबकि आर्टिकल 75 जो है, इट डील्स विद द अपॉइंटमेंट, टेन्योर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, ओथ एंड सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द मिनिस्टर, ठीक है। ये वाली बात आपको अच्छे से क्लियर है। यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और नहीं, हम यहीं से पहले ही चल रहे हैं, अगर यहाँ पर ये रहा आर्टिकल 74 क्या कहता है, आर्टिकल 74 कहता है, देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिनका हेड होगा प्रधानमंत्री, जो कि एड करेंगे, एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट को उस एडवाइस के, उस एड के अकॉर्डिंग एक्ट करना चाहिए। लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो एक बार उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को बोल सकते हैं कि अपनी दी हुई एडवाइस को क्या आप एक बार रिकंसिडर कर लोगे। लेकिन रिकंसिडर्ड एडवाइस अगर प्रेसिडेंट को फिर से दी गई दूसरी बार, तो प्रेसिडेंट शेल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस टेंडर्ड आफ्टर सच रिकंसिडरेशन। ये वाली बात हमने लास्ट नाइट कवर करी थी, ठीक है, याद होगा आप लोगों को। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहां पर ये इसकी आर्टिकल 75, ठीक है। तो आर्टिकल 75 जो है वो कहता है, प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्रधानमंत्री, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसका ये कहता है, मिनिस्टर जो हैं दे शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट उनको जब मर्जी चाहे, ये तो था एडवाइस वाला पॉइंट, और मिनिस्टर जो है दे शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट
इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब राष्ट्रपति चाहेंगे तो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को जब मर्जी निकाल देंगे, डिसमिस कर देंगे, ऐसा नहीं है। जब तक वो फ्लोर ऑफ द हाउस में मेजोरिटी एंजॉय कर रहे हैं तब तक उनको कोई नहीं छेड़ सकता। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस, ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा, ठीक है, हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा। तो ये एक इंडिकेशन भी होता है जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, मिनिस्टर्स स्विंग एंड सिंग टुगेदर, ठीक है। अब वापस आ जाओ यहां पर, ये आर्टिकल 74 डील्स विद द स्टेटस ऑफ द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। Similarly, Article 75 deals with the appointment, tenure, responsibility, qualification, oath and salaries and allowances of the ministers, ठीक है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। बेसिक चीज समझ में आई है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ, मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल। सेम चीज है, जैसा कि हमारा संविधान जो है वो हमें, राइटर कह रहा है आपसे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे संविधान ने हमारे देश में अपनाई हुई है। इन द स्टेट्स, राज्यों में भी बिल्कुल जैसे यूनियन लेवल पर पैटर्न है। हमेशा मैं आपको बोलता हूं, सिर्फ एक ही अथॉरिटी ऐसी है जो कि सेंट्रलाइज लेवल पर आपको देखने को मिलती है, स्टेट लेवल पर नहीं मिलती है, और वो कौन है? वाइस प्रेसिडेंट। बाकी सब कुछ जैसा कि सेंट्रलाइज लेवल पर होता है, बिल्कुल डिट्टो उसकी परछाई हमें राज्यों के लेवल पर देखने को मिलती है हर एक चीज में। अगर सेंट्रलाइज लेवल पर राष्ट्रपति हैं तो स्टेट में कौन है? राज्यपाल, ठीक है, प्रेसिडेंट, गवर्नर। अगर सेंट्रलाइज लेवल पर पीएम है तो स्टेट में कौन है? स्टेट में कौन है? सीएम। अगर वहां पर सेंट्रलाइज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स था तो यहां पर कौन है? स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर वहां पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो यहां पर कौन है? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है। सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट ऐसे हैं जो कि सेंट्रलाइज लेवल पर है, लेकिन राज्यों में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को राज्यों में भी बिल्कुल उसी तकनीकी से, उसी बारीकी से, उसी पैटर्न पर अपनाया हुआ है जैसा कि हमने यूनियन लेवल पर यह काम करा हुआ है। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसा कि एक प्रधानमंत्री के पास होते हैं, उनके लेफ्ट हाथ, उनके राइट हाथ, उनका सर, उनका पैर, कुल मिलाकर इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज और देश का इतना बड़ा इतनी बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अलग अलग एरियाज में, क्योंकि वो पीएम अकेले नहीं चला सकते हैं, तो उनके साथ उनका मंत्रिमंडल होता है। सिमिलरली राज्यों की व्यवस्था भी कोई इजी व्यवस्था नहीं है। इतनी बड़ी व्यवस्था को चलाने के लिए मुख्यमंत्री को अपने साथ एक मंत्रिमंडल चाहिए। डिफरेंस बस ये है कि टर्म में डिफरेंस है कि अगर ये बात होती है राज्यों के लेवल पर तो वो बन जाता है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यही बात अगर केंद्र के लेवल पर होती है तो वो बन जाता है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये वाले जो मंत्रिमंडल होता है ये पीएम का होता है, और ये वाला जो मंत्रिमंडल होता है ये सीएम का होता है, ठीक है। इन सारी बातों को आप जानते हो, लेकिन बस एक बार के लिए आ रखा है इसलिए मैं डिटेल में पढ़ा दे रहा हूं आपको। बाकी तो फिर आप रिवाइज करोगे, आपके टिप्स पर आ जाएगा, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। यानी कि राज्यों की व्यवस्था को भी देखते हुए ऐसा हमें लगता है कि जो पावर है वो शायद से राज्यपाल के पास होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। पावर बेसिकली किसके पास होती है? पावर होती है किसके पास होती है? पावर मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के पास, ठीक है। तो हम इसको यहां पर क्या कह सकते हैं? ये डी जूरे है कि डी फैक्टो है? अगेन, अगर सब कुछ बिल्कुल सेम पैटर्न पर है, क्या ये डी जूरे कि डी फैक्टो? मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल क्या हुआ? डी फैक्टो। और राज्यपाल क्या हुआ? डी जूरे। वो अलग बात है कि आप एक चीज भली भांति तरीके से जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो कि जो पावर है, जिस प्रकार से, अगर चलो डिस्क्रिशनरी पावर कोई मैं डिस्कस कर लूं तो वो ना राष्ट्रपति की कम है लेकिन राज्यपाल की ज्यादा है ना। क्योंकि प्रेसिडेंट के पास इतनी अनब्रिटेड पावर नहीं है, लेकिन थोड़ी सी एक्सटेंसिव पावर राज्यपाल के पास ज्यादा है। जैसे एक उनकी पावर कि वो कभी भी ये बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर राज्य के अंदर जहां पर भी वो राज्यपाल है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्टिकल 356। और वो ग्राउंड क्या है
कि स्टेट मशीनरी जो है, कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी स्टेट के अंदर फेल कर गई है ना, और ये अब सरकार अच्छे से चल नहीं सकती है, कृपया यहाँ पर जो सेंट्रलाइज लेवल की एग्जीक्यूटिव है वो उसको संभाले, और वो एग्जीक्यूटिव की परछाई होती है राष्ट्रपति की फॉर्म में, इसलिए राज्यों के अंदर जो शासन लगता है उसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति शासन। इट इज अ काइंड ऑफ स्टेट इमरजेंसी, और जिसको हम लोग जो कि कवर होता है अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द स्टेट, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं राज्यों के अंदर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड एंड फंक्शन इन द सेम वे, जैसा कि सेंट्रलाइज लेवल पर प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल काम करता है। मतलब जिस प्रकार से पीएम उनका मंत्रिमंडल काम करता है, बिल्कुल सेम राज्य में भी वही व्यवस्था है, मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल भी बिल्कुल सिमिलर मैनर में काम करता है। ठीक है, तो आप ये वाले आर्टिकल्स भी पहचानते ही हो बहुत अच्छे से, 163 और 164, जो प्रिंसिपल्स है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के स्टेट के अंदर भी, वो भी कोई डिटेल मैनर में गिवन नहीं है, लेकिन दो आर्टिकल ऐसे हैं हमारे पास अवेलेबल, एक आर्टिकल 163, एक है आर्टिकल 163 और दूसरा है आर्टिकल 164। ठीक है, ये डील करता है कि किस प्रकार से पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट स्टेट के अंदर बेसिकली डिटेल में गिवन ऑर्गेनाइज हो इन अ ब्रॉड स्केचिंग जनरल मैनर। ठीक है, विद द स्टेटस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आर्टिकल 163 डील्स विद द स्टेटस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, while 164 डील्स विद अपॉइंटमेंट, टेन्योर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशंस, ओथ एंड सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द मिनिस्टर्स। ठीक है, तो 163 एंड 164 यहाँ पर हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर के अंदर। अगर आप यहाँ पर इसको देखो आराम से, ये रहा 163। ठीक है, तो 163 आर्टिकल ये कहता है, सेम जैसा कि हमने वहां पर डिस्कस करा था ना अभी 73, 74 और 75 को, देयर शेल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद चीफ मिनिस्टर। एक मंत्रिमंडल होना चाहिए, उस मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री हेड होना चाहिए उस मंत्रिमंडल का, टू एड एंड एडवाइज द राज्यपाल ऑन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स फंक्शन। ठीक है, अब ये वाली बात मैंने आपको क्लियर कर दी थी, एक बार के लिए राज्यपाल भी जो मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल ने जो निर्देश जारी करे उनको काम करने के लिए, एक बार उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। दूसरी बार अगर मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल ने राज्यपाल को कुछ करने के लिए बोला, रिकंसिडर्ड एडवाइस को वापस भेजा राज्यपाल के पास, तो राज्यपाल को वो वाला काम फिर करना ही पड़ेगा। तो ये वाली जो बात है ना, हल्की सी अलग हो जाती है, टोन हल्की सी अलग हो जाती है। मैंने आपको क्लियर करा था ये जब हम पीएमसीएम कर रहे थे चैप्टर कंबाइंड। तो एक्सेप्ट इन सो फार एज ही इज रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज हिज फंक्शंस और एनी ऑफ देम इन हिज डिस्क्रिशन, अगर उसकी कोई डिस्क्रिशनरी पावर है तो वो अलग बात है, बिना उसके, अब उसकी डिस्क्रिशन क्या थी इसी केस में अंदर, मान लो कि मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल ने एडवाइस भेजी राज्यपाल को, कुछ मतलब एड एंड एडवाइस करा कुछ काम करने के लिए। ठीक है, लेकिन उसकी डिस्क्रिशन पावर क्या कहती है, वन टाइम for one time I can tell you to reconsider it, right? सही है वाली बात ईशा, लेकिन सेकेंड टाइम I have to follow it. किसके, राज्यपाल भेज सकते हैं, एक नहीं मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, अगर वो भेज देना तो कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं है कि उनको मानना ही पड़ता है, ऐसा कहाँ होता है, हर चीज वो ऐसे मानेंगे तो फिर वो कंट्रोवर्शियल फिगर नहीं बन जाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, तभी तो यहां पर लिखा हुआ है, जितनी उसकी डिस्क्रिशन है उतनी तो वो काम कर सकता है, उतनी डिस्क्रिशन में तो काम कर सकता है, और जहां पर उसकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है तो उसको एड एंड एडवाइस पर ही काम करना पड़ेगा, अगर मुख्यमंत्री या उनका मंत्रिमंडल अगर उनको कुछ करने के लिए कहता है। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि रिकंसिडर वाली नहीं होती होगी यहाँ पर, मतलब नहीं है यहाँ पर, है कि वो किसी डिसीजन रिकंसिडर करने के लिए बोले, हाँ तो दूसरी डिस्क्रिशनरी पावर है जैसे उनकी, चलो ये वाली नहीं होगी सॉरी, लेकिन जो दूसरी जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो तो राज्यपाल एंजॉय कर सकता है ना। अब जैसे क्या मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल से वो पूछेगा ये बताने से पहले प्रेसिडेंट को या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को कि स्टेट मशीनरी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल कर गई है, वो कभी चाहेंगे कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाए, नहीं ना। तो बिना उसके अगर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो उसको उनकी एड एंड एडवाइस पे ही काम करना पड़ता है राज्यपाल को।
ये तो हो गया 163। दूसरा आर्टिकल हमारे सामने है 164 वाला, ठीक है। ये भी हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर के अंदर, लेकिन फिर से क्योंकि अब जिक्र है इस चैप्टर के अंदर, लिंक्ड ही है पीएम सीएम और उनका मंत्रिमंडल, तो पढ़ने तो पड़ेंगे। चीफ मिनिस्टर, ये कहता है आर्टिकल, इसका पहला प्रोविजन, कि जो मुख्यमंत्री है उसको राज्यपाल अपॉइंट करेंगे, लेकिन वो आप डिटेल बात जानते हो कि ऐसा नहीं कि मुंह उठाकर किसी को भी अपॉइंट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसका भी कोई दायरा होता है, ठीक है। लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन फ्लोर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, पार्टी ने नाम किसी का आगे कर रखा हो, डेथ अगर हो जाए या कुछ हो जाए, फिर अलग बात है कि अपने डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो भी तब जब कोई एक प्रॉपर तरीके से कोई उसका कोई बनने को तैयार नहीं है, पार्टी ने अभी तक नाम आगे नहीं दिया है। वो सारी प्रोविजन आप बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन एक रॉ लेवल पर बात करें अगर हम लोग, एक मैक्रो लेवल पर, तो चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, और दूसरे जो मंत्री होते हैं जो कि मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल के अंदर काम करेंगे, वो राज्यपाल के द्वारा अपॉइंट करे जाएंगे ऑन द एडवाइस ऑफ मुख्यमंत्री, ठीक है। और राज्यपाल को उसी के अकॉर्डिंग ऐड करना पड़ेगा, जस्ट लाइक जैसे प्रेसिडेंट को पीएम के एडवाइस पर ऐड करना पड़ता है कि ये रही लिस्ट, इन पर्सन को अपॉइंट कर दो, मेरे मंत्रिमंडल के अंदर शामिल कर दो। हाँ, एक बात ये होती है कि हमने ये भी पढ़ा था पीएम के रिलेशन विद रिगार्ड टू प्रेसिडेंट और सीएम के रिलेशन विद रिगार्ड टू गवर्नर, कि अगर पीएम और सीएम चाहें तो वो अपने अपने रिस्पेक्टिव केसेस के अंदर वो राष्ट्रपति को या फिर गवर्नर को बोल सकते हैं, या तो पहले वो अपने मंत्री को बोलेंगे कि तुम रिजाइन कर दो, हमें क्या कहते हैं, तुम्हारा ओपिनियन, तुम्हारे जो ये पोस्ट है या जो भी है, ये कुछ पसंद नहीं आ रहा है। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के केस में वो मंत्री फिर भी ना जाने को मानता है या फिर चू चपड़ करता है फालतू की, या फिर मुंह चला रहा है या जो भी बदतमीजी कर रहा है, तो फिर वो रिस्पेक्टिव केसेस के अंदर, जैसा अगर सीएम का केस है तो वो गवर्नर को, पीएम का केस है तो वो प्रेसिडेंट को बोल सकते हैं कि इसको डिसमिस कर दो, ठीक है। और अगर प्रेसिडेंट या मुख्यमंत्री, अगर सॉरी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अगर खुद परेशान हो जाए तो वो रिजाइन दे देंगे, और जैसे ही वो रिजाइन देंगे तो पूरी की पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो फट जाएगी, वो भंग हो जाएगी, ठीक है। सब सारे कोई मंत्री नहीं रहेगा। तीसरा केस, हाँ, मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता, सॉरी, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, इसका मतलब ये नहीं होता कि गवर्नर, राज्यपाल जिस मर्जी को चाहेंगे उस मंत्री को इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर को डिसमिस कर दें, जब तक ये कॉन्फिडेंस एंजॉय करते हैं इन द फ्लोर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तब तक इनका कुछ नहीं करा जा सकता। इनको मौका दिया जाना चाहिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सिक्योर करने के लिए। अगर वो ऐसा ना कर पाए 1 महीने के अंदर, या फिर अपनी एमएलए शिप ना प्रूव कर पाए 6 महीने के अंदर, तब जाकर उनको डिसमिस करा जा सकता है। और सीएम को अगर डिसमिस करा गया तो पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसमिस हो जाएगा, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट जस्ट लाइक पीएम, और उनके मंत्रिमंडल के साथ होता है मिनिस्टर सिंग एंड स्विंग टुगेदर। ये सेम तरीके का केस राज्य लेवल की व्यवस्था भी बनता है। इतनी बेसिक बातें रिकॉल हो गई, सब कुछ चीजें पता लग गई, ठीक है, राइट, ठीक है। अब देखो, क्योंकि मैंने आपको वो वहां से अच्छे से पढ़ा दिया है, तो अब यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है ना, जो आपको दे रखे हैं यहाँ पर, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। आर्टिकल 74 याद रखना, ये अभी हम सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के केस की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 74 ये कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर देयर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, ठीक है। वो अलग बात है कि प्रेसिडेंट मे रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर सच एडवाइस, और प्रेसिडेंट को फिर उसके अकॉर्डिंग ऐड करना पड़ेगा अगर रिकंसिडर एडवाइस दोबारा उनको दी गई है, ठीक है। और एक और बात, यहां पर एक एक्सटेंडेड बात लिखी हुई है, एडवाइस टेंडर्ड बाय मिनिस्टर्स टू प्रेसिडेंट shall not be inquired into any court, shall not be inquired into any court. This is important rule. इसको वैसे लिखना चाहिए था यहां पर, इसने नहीं लिखा, लेकिन ना इसके आगे लिखना चाहिए था इसको। तो जो एडवाइस जो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल ने भेजी है राष्ट्रपति को, हाँ देखो, आराम से सुनो ठंडे दिमाग से, राष्ट्रपति एक बार को तो वापस भेज सकते हैं उस एडवाइस को, लेकिन जब चाहे पहली बार आई हो, चाहे दूसरी बार आई हो, चाहे राष्ट्रपति ने भेजी वापस कि नहीं भेजी रिकंसिडर करने के लिए या मान लिया, जो भी है, क्या वार्तालाप चल रही है प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच में, इस एडवाइस, कौन सी एडवाइस दी गई, क्या करा गया, राष्ट्रपति ने क्या करा, वापस भेजा, क्यों भेजा, इस चीज की, इस कॉन्वर्सेशन की कोई भी फालतू की पंचायतें किसी भी कोर्ट में नहीं हो सकती, किसी भी लेवल पर। यह रूल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल।
फिर दूसरा भी जान लेते हैं आर्टिकल, ये वाली बात आपको पता है, अदर प्रोविजंस। प्रधानमंत्री अपॉइंट होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, और बाकी मंत्रिमंडल उनका जो होता है वो राष्ट्रपति को बोलते हैं। अब देखो दूसरा रूल, एक्सटेंडेड रूल्स हैं ये, ठीक है। मैंने एक बार इसे आपको शॉर्ट में पहले वहाँ से दिखा दिया, क्योंकि वो आप बात जानते ही हो, आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर कवर कर रखा है उसको, पीएमसीएम वाले। एक बार मैंने आपको दोबारा इस लेक्चर में दिखा दिया। अब डिटेल में जो एक्स्ट्रा बातें यहाँ पर जो वहाँ पर नहीं दे रखी थी उनको जान लो। टोटल नंबर ऑफ मंत्री इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में उनको खुद इंक्लूड करके, आई रिपीट, आराम से समझो, प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में टोटल मंत्री इंक्लूडिंग खुद प्रधानमंत्री, फिर से बोलूं, प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में टोटल मंत्री इंक्लूडिंग खुद प्रधानमंत्री। ये वाली बात मैं इसलिए बोल रहा हूं, बस ये इंक्लूडिंग अगर खा जाओगे ना तो बस जहां बैठे हो एक साल के लिए वहीं बैठे रह जाओगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स shall not exceed 15% of the total strength of the Lok Sabha। एंड थैंक यू, प्रीवियस चैप्टर के अंदर ये वाली बात एडवांस में बताने के लिए, ठीक है। शेल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, लोकसभा की जितनी स्ट्रेंथ है। और ये वाली बात शायद अभी हम डिस्कस कर भी रहे थे ना यहाँ पर, मैंने रूल्स में पहले ही बता दिया था आपको। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये जो रूल्स है ना, अगर आप ये 12 रूल्स को अगर आपने लिखा था, अभी समझा है या जानते भी हो, तो आपका ये चैप्टर डन है, डन है सब कुछ। फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से सुन लो उसको। अगर आपको पीएमसीएम वाले चैप्टर समझ में आए थे तो उसके अंदर कुछ भी आपको नया नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो इट शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। ये प्रोविजन ऐड करी गई थी बाय 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। ये प्रोविजन ऐड करी गई थी बाय 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। तो जस्ट अ मिनट, फर्स्ट 91st है ना, कहाँ क्या 91st 2003। नाइन्टी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 को हम लोग जानते हैं। It made the following provisions to limit the size of council of ministers, to debar defectors, defectors, मैं defectors कह रहा हूँ, defectors जो डिफेक्शन कर जाते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ याद हो ना आपको, फ्रॉम होल्डिंग पब्लिक ऑफिसेस एंड टू स्ट्रेंथन एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ हमें कौन से शेड्यूल के अंदर देखने को मिलता है देश के, संविधान के, हाँ 10th शेड्यूल है ना। तो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री इन द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शेल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। ये वाली बात आई थी थ्रू 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। उसके बाद और क्या बोला गया इसमें, और क्या अमेंडमेंट करी गई, अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ईदर हाउस क्या है, लोकसभा या राज्यसभा, बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी हु इज डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। अगर उसका, जैसे दो वाली बात है ना यहाँ पर, कि तो लिमिट करना था साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दूसरा डिफेक्टर्स को रोकना था हमें फ्रॉम होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, जिनको डिस्क्वालीफाई करा गया अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। तो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता था, अगर उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो चुका है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ही और शी शैल ऑल्सो बी डिस्क्वालीफाइड टू बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर। तो वो मंत्री भी नहीं बन सकता। ये एक नया रूल है, मतलब आपके लिए एक नया रूल है। आप पार्लियामेंट के चैप्टर मेरे साथ कवर कर चुके हो, आपने एंटी डिफेक्शन लॉ वहां पर देखा, डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स देखे थे आपने वहां पर पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, किन किन ग्राउंड्स पे वैकेंसी आ सकती है, डिस्क्वालीफाइड हो सकते हैं मेंबर। ये रूल याद रखना डिफेक्शन वाले के केस के अंदर, कि वो फिर मंत्री भी नहीं बन सकता। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, ऊपर वाली बात क्या हो रही थी,
टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, ये सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात हो रही थी। तो टोटल नंबर ऑफ मंत्री इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री इन द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स shall not exceed 15% of the total strength of the legislative assembly in that state। यहां पर भी केस वही है, but number of ministers including chief minister in a state shall not be less than 12। यानी कि यहां पर थोड़ा सा अलग रूल कैसे है ये सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री वाला। 15% क्या होना चाहिए, 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा कोई रूल है केंद्र सरकार के अंदर कि वो मिनिमम कितने हो, मिनिमम मंत्री कितने हो, नहीं ना। तो यहां पर क्या है, लेकिन यहां पर स्टेट के अंदर रूल है, बट द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर इन स्टेट शेल नॉट बी लेस देन 12। यानी कि एक तो सीएम होंगे ही होंगे हर एक राज्य के अंदर, और मिनिमम से मिनिमम अगर आपको किसी राज्य के मंत्री अगर पता लगाने तो कितने होंगे सीएम के अलावा, 11। और टोटली कितने हो गए, 12। मैक्सिमम कितने, 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ विधानसभा। नेक्स्ट, a member of either house of a state legislature, either house of a state legislature, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगा या तो विधानसभा, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा या तो विधान परिषद। इधर से होगा तो बंदा होगा एमएलए, इधर से होगा तो बंदा होगा एमएलसी। ठीक है, तो अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, एमएलए या एमएलसी बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी जिसको डिस्क्वालीफाई करा गया था ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन शेल ऑल्सो बी डिस्क्वालीफाइड टू बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर। सेम वही वाला केस जैसा कि सेंट्रलाइज लेवल पर है कि अगर किसी को सेंट्रलाइज लेवल पर कोई एक एमपी था उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो गया था ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, तो वो मंत्री नहीं रह सकता। सिमिलरली राज्य के अंदर भी ये व्यवस्था है कि वो मंत्री नहीं रह सकता। उसके बाद अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा या राज्यसभा, और ईदर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा और विधान परिषद, बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी हु इज डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन शेल ऑल्सो बी डिस्क्वालिफाइड टू होल्ड एनी रीम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट। दोनों केसेस में जो डिफेक्टर्स है ना, दोनों केसेस में जो डिफेक्टर्स हैं वो कोई भी ऐसी पोस्ट को होल्ड ही नहीं कर सकते, पॉलिटिकल पोस्ट को, जहां पर कोई रीम्यूनरेशन हो। अब रीम्यूनरेशन बेसिकली क्या है, किसी भी प्रकार की सैलरी या मनी इन्वॉल्व हो वहां पर। ठीक है, द एक्सप्रेशन रीम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले जब आप ये रॉ तरीके से लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ते रहते हो और पीछे से इतनी मेहनत मुशक्कत नहीं करते कि थोड़ा सा एफर्ट मार के अमेंडमेंट वगैरह देख लो, या जो भी है पीछे जो चीजें दे रखी हैं अपेंडिक्स वगैरह में लक्ष्मीकांत में, टेबल ऑफ प्रेसिडेंस वगैरह, आर्टिकल्स वगैरह, यूपीएससी आपकी इसी कमजोरी का फायदा उठाता है और इसी छोटे छोटे जो आप लेवल पर जो प्रोक्रेस्टिनेट करते जाते हो उसी का फायदा उठाता है। नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनने जा रही है, एमपीज बढ़ेंगे, नया सेंसस आएगा, सेंसस जो अभी तक फ्रीज करा गया है पुराने सालों पर वो आगे बढ़ेगा, तो कुल मिलाकर नए एमपीज बनेंगे। अब प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल भी बढ़ेगा, ठीक है, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रक्रिया नई नई होती चलेंगी। अब उस केस में खुश करने के लिए अपने लोगों को ये रीम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट जो है ये क्रिएट करी जाती है, यानी कि बहुत मेजर चांसेस है कि इसका अलग से क्वेश्चन एक 2024 के अंदर बन जाए प्रीलिम्स के अंदर। घटनाओं के कॉम्बिनेशन से यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है, फिर क्वेश्चन आने के बाद ये चर्चा करना बहुत आसान होता है इंस्टीट्यूट्स वालों के लिए कि देखो ये तो आपको पता ही होना चाहिए था। कुल मिलाकर बात यह है, लक्ष्मीकांत की पूरी बुक या जो भी आप बुक पढ़ रहे हो, अगर आपको कवर टू कवर, फ्रंट कवर से लेकर बैक कवर तक वो याद है, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है कि आपको पता होनी चाहिए, फिर आपको सब कुछ ही पता है। फिर आप लड़ाई इस कदर करके बैठे हुए हो सामने वाले से कि भाई तुम्हें जो भी करना तुम कर लो, मेरे शस्त्र रेडी हैं, तुम अपना देख लो तुम्हें क्या पूछना है, मेरे ऊपर मत डालो कि मैं ये आंसर कर पाऊंगा या कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। मेरी प्रिपरेशन में मुझे कॉन्फिडेंस है और प्राउड फीलिंग भी है
तुम्हें जो पूछना है तुम पूछ लो, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे आता होगा कि नहीं आता होगा। इस लेवल की तैयारी आपकी होनी चाहिए। अब ये रीम्यूनरेटिव पोस्ट आपको कहीं पर भी अंदर तो मिलने नहीं वाला, ये यही मिलेगा। और ये क्वेश्चन अगर आ गया तो लोग फिर ब्लेम गेम करना स्टार्ट कि यूपीएससी तो बाहर से क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखो रीम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट, अच्छी खासी स्टेटमेंट इसकी बन सकती है, यूपीएससी के पास इनफ कंटेंट है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। द एक्सप्रेशन remunerative political post means any office under the central government or state government जहां पर सैलरी या फिर remuneration for such office is paid out of the public revenue of the concerned government। ये होता है remunerative। कोई भी ऐसा ऑफिस, केंद्र सरकार के अंतर्गत कोई ऐसी पोस्ट हो या राज्य सरकार के अंतर्गत ऐसी कोई पोस्ट हो जहां पर सैलरी या फिर रिम्यूनरेशन जो है उस ऑफिस के लिए पर्सन को दी जा रही है, वो जनता के पैसों से दी जा रही है, और वो कंसर्न गवर्नमेंट जनता के पैसों को खर्च करके ऐसा दे रही है। ठीक है, अब ये कोई बड़ी बात नहीं है कि जनता के पैसों को खर्च करके दे रही है। आप मुझे खुद बता दो, इतने मैच्योर तो आप हो ही, जनता का पैसा कहां जमा होता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर, है ना। लेकिन ये वाली पोस्ट को बनाने का कोई तुक था कि नहीं था, कंट्रोवर्सी इस चीज के ऊपर होती है कि तुमने क्यों करा, किसको खुश करने के लिए वाली पोस्ट बनाई। और जनता का पैसा यहां पर इस केस के अंदर कैसा लगता है कि लुट रहा है, क्या हो रहा है, बेफालतू में बर्बाद हो रहा है। वो किसी ना किसी स्कीम या किसी इनिशिएटिव के काम तो आ ही सकता है ना शाइनी, लेकिन नहीं हो पा रहा। और एनी ऑफिस अंडर अ बॉडी whether incorporated or not which is wholly or partially owned by the central government or a state government। ठीक है, कोई भी ऑफिस, कोई भी एक बॉडी बनी, उसके अंदर कोई भी ऑफिस है, कोई पोस्ट है जो कि कंप्लीट तरीके से या फिर पार्शियल तरीके से वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है या स्टेट गवर्नमेंट का है, या फिर मतलब एक तरीके से वो सेमी गवर्नमेंट है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, वहां पर जो भी ऐसा कुछ करके, and the salary or remuneration for such office is paid by such body except where such salary or remuneration paid is compulsory in nature। ठीक है, कोई भी ऐसी बॉडी जो है वो सैलरी पे कर रही थी पर्सन को, ठीक है, विच वॉज कंप्लीटली और होली मतलब पार्शली और होली ओन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट वेयर सच सैलरी और रिम्यूनरेशन इज पेड इज कंपनसेटरी नेचर। अगर वो कंपनसेटरी नेचर की है तो अलग बात है, किसी प्रकार की कंपनसेशन कोई देनी है किसी लॉस के केस में, किसी और के केस में, वो अलग बात है। लेकिन कोई भी ऐसा ऑफिस किसी एक बॉडी के अंतर्गत क्रिएट करा गया हो तो वो चीज़ फिर, और उसके अंतर्गत किसी पर्सन को कोई सैलरी वगैरह दी जा रही हो, मुआवजा दिया जा रहा हो तो वो अलग बात है, लेकिन फिर वो उसके दायरे के अंदर नहीं आता है, मतलब इसके रिम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट के दायरे के अंदर आता है वो फिर। ठीक है, उसके बाद लास्ट, ये सारी बातें याद रखना, ऑफ ट्रैक मत हो जाना। हम 91st अमेंडमेंट एक्ट पढ़ रहे हैं 2003 का। द प्रोविजन ऑफ द 10th शेड्यूल दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ pertaining to exemption from disqualification in case of split by 1/3 members of the legislature party has been deleted। 10th शेड्यूल के अंदर जो प्रोविजन था pertaining to that exemption from disqualification, आप बच जाओगे डिस्क्वालीफाई होने से इन केस ऑफ स्प्लिट बाय 1/3 मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर पार्टी। अगर 1/3 मेंबर्स जो हैं उस पार्टी के वो छोड़ के चले गए हैं तो सारे के सारे लोग डिस्क्वालीफाई थोड़ी ना हो जाएंगे फिर नई पार्टी को ज्वाइन करने के बाद। ये डिलीट कर दिया गया है। इट मींस दैट डिफेक्टर्स हैव नो मोर प्रोटेक्शन ऑन ग्राउंड्स ऑफ स्प्लिट। डिलीट कर दिया गया था, पहले इम्यूनिटी थी, लेकिन अब इम्यूनिटी ये नहीं है थ्रू 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। इसमें होता क्या था, मैं आपको आराम से समझा देता हूं। 1% छोड़ के नहीं गया शरिया पार्टी को, 1% डिफेक्टर नहीं बना, 1% जाएगा तो डिफेक्टर बन जाएगा। 1/3 मेंबर चले गए तो वो ना कोर्ट के सामने ये प्रूव करने की कोशिश करते थे कि देखो पार्टी के इंटरनल स्ट्रक्चर से सिर्फ मुझे दिक्कत नहीं है, 1/3 मेंबर को दिक्कत है, और मैं अपने साथ जो और भी दरबदलू नेता को लेकर निकल रहा हूं किसी और पार्टी को ज्वाइन करने के लिए, तो मेरी काउंटिंग डिफेक्टर के केस में मत करो।
फिर मुझे रोको मत के किसी और पार्टी में जाने के बाद जिनकी सरकार बनी हुई है कि मैं मंत्री का पद संभाल पाऊंगा कि नहीं संभाल पाऊंगा, ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो प्रोविजन है, ठीक है, ये जो प्रोविजन है डिलीट कर दी गई। पहले उनको प्रोटेक्शन मिल जाती थी इस चीज से। फिर से पढ़ो, द प्रोविजन ऑफ 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ पर्टेनिंग टू एग्जाम्पशन। पहले एग्जाम्पशन मिलती थी, ये देखो, पर्टेनिंग टू एग्जाम्पशन किस चीज से? एग्जाम्पशन फ्रॉम डिसक्वालिफिकेशन इन केस ऑफ स्प्लिट बाय 1/3 मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर पार्टी, कि एक तिहाई मेंबर्स अगर उस पार्टी को छोड़कर डिफेक्ट कर गए हैं तो पर्सन डिस्क्वालीफाई होने से एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बच जाएगा, वो सारे लोग बच जाएंगे। लेकिन अब ये क्योंकि प्रोविजन डिलीट हो गई है, इट मींस दैट डिफेक्टर्स हैव नो मोर प्रोटेक्शन ऑन ग्राउंड ऑफ स्प्लिट। अब बढ़ा दिया गया। मैं वही कह रहा हूं, यहां पर 1/3 वाली बात है ना, 1/3 वाली बात डिलीट कर दी गई थी, ज्यादा होने चाहिए, 1/3 को डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, क्लियर है? अब हम आगे आते हैं, इसको हटाते हैं ये वाली बात। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट को हमने बहुत डिटेल तरीके से पढ़ा, और ये 91st अमेंडमेंट एक्ट के अंदर 6 प्रोविजंस हैं, ये आपको टिप्स पर याद होनी चाहिए। ठीक है, बेटर यही है कि आज ही आप इसको याद कर लेना आराम से, ताकि आपको अच्छे से और पता लगे। ये जो है 15% वाली बात, डिफेक्शन वाली बात आपको वहाँ पर और पता लगी, और उस डिफेक्शन वाले पॉइंट्स को लेकर जाकर अपने पार्लियामेंट के चैप्टर के अंदर लेकर जाकर लिख देना, जहाँ पर आपने डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड एक पढ़ा था, डिफेक्शन वाला 10th शेड्यूल वाला, वहाँ पर जाकर ऐड कर देना। तो आपका हर जगह जो तितर बितर चीज़ फैली हुई है वो कंसोलिडेट हो जाएगी एक जगह पर। ठीक है, आगे, अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, हु इज डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन शेल ऑल्सो बी डिस्क्वालीफाइड टू बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर। अगेन ये वाली बात कहां पर पढ़ी आपने अभी? 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। समझ गए ना? जो डिफेक्टर है वो मंत्री भी नहीं बन सकता, सिंपल सी बात। ठीक है, किसी को कोई शक, कोई डाउट? ठीक है, उसके बाद मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। लेकिन क्या प्रेसिडेंट कभी भी इनको डिसमिस कर सकते हैं क्या? नहीं, मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शेल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ये वाली बात आप जानते ही हो, आर्टिकल देख लो ना 75 आप जानते ही हो। उसके बाद प्रेसिडेंट शेल एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस इन सीक्रेसी टू मिनिस्टर। ओथ्स ऑफ ऑफिस, और दूसरी होती है सीक्रेसी। ऑफिस वाले के अंदर एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या होता है शैनी? श्रेया सॉरी, हाँ कोई बात नहीं, आप ऑफिस में आंसर नहीं करो, कोई बात नहीं, चलेगा, कोई टेंशन नहीं। हाँ शैनी आप बताओ, ऑफिस वाले के अंदर एक एक्स्ट्रा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर? एक ऐसी शपथ जो कि बाकी एमपीज को नहीं खिलाई जाती, लेकिन इनको खिलाई जाती है, प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को। हाँ, किसी को फेवर नहीं कर, सबका भला करेंगे, सबके बारे में सोचेंगे, और कोई भी अपना अफेक्शन, इलविल, ठीक है, ये सब चीजें नहीं दिखाएंगे। और सीक्रेसी के अंदर क्या होता है ईशा? सीक्रेसी की ओथ कैसे खिलवाई जाती है? वेरी गुड, एक्सीलेंट। कोई भी इंटरनल इंफॉर्मेशन जो कि बताने लायक, देखो कोई ऐसी जानकारी जो कि जनता को देने लायक है तब तो वो देनी पड़ेगी। ठीक है, अब वो बंद कमरे के अंदर ये तो नहीं बैठ सकते ना, अकाउंटेबिलिटी भी तो होती है ना। लेकिन जो सीक्रेटिव इंफॉर्मेशन है या कोई भी इंफॉर्मेशन है जो कि देश से जुड़ी हुई है, इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है, वो नहीं दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद अ मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ईदर हाउस फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive months शैल सीज टू बी अ मिनिस्टर। हाँ, वो प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री कितने टाइम के लिए रह सकता है? 6 महीने के लिए। ठीक है, 6 महीने के लिए। लेकिन 6 महीने के लिए लगातार उससे ज्यादा के लिए अगर वो होल्ड करता है पोस्ट, और वो मेंबर नहीं है, एमपी नहीं है किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का, ठीक है, तो वो मंत्री के पद से हटना पड़ेगा उसको। उसके बाद सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर शेल बी डिटरमाइंड बाय
पार्लियामेंट। और उनको कैसी सैलरी मिलती है, हमने क्या पढ़ा था अंडर आर्टिकल 75, कैसी सैलरी मिलती है एमपी की। ओके, उसके बाद आपका 74, 75, 77, आपने 78 पढ़ लिया था प्रीवियस चैप्टर में, यहाँ पर 77 भी है और आपको 88 भी देखने को मिलेगा। पहले हम जान लेते हैं, और ये सारे आर्टिकल्स देख लो जरा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, 77, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सारे के सारे जो एग्जीक्यूटिव एक्शन है सरकार के, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। वो राष्ट्रपति के नाम पे ही लिए जाते हैं। मैंने आपको बताया था ना, जब भी किसी फॉरेन विजिट पर प्रधानमंत्री जाते हैं, किसी प्लेटफॉर्म पर कोई ट्रीटी को साइन करना, रेटिफाई करना, कुछ भी ऐसा एग्रीमेंट साइन करके जाते हैं, तो वो जो कागज होते हैं उन पर ऑलरेडी सिग्नेचर करके कौन भेजता है, प्रेसिडेंट। वो राष्ट्रपति के नाम पे लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे इमरजेंसी को कौन लगाता है, प्रेसिडेंट। वॉर को कौन डिक्लेयर करता है, प्रेसिडेंट। पीस ट्रीटी को कौन डिक्लेयर करता है, किसी भी वॉर के अंदर यूनिलेटरल सीजफायर को कौन डिक्लेयर करता है, प्रेसिडेंट। लेकिन पीछे बताता कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रलाइज लेवल पर, है ना। राष्ट्रपति शासन अपनी मर्जी से लगा देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट जो गवर्नर होता है वो इनवाइट करता है ना, और एक बार के लिए पूछते भी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, है ना। इसलिए जो भी चीज लिखावट में है ना कि जो राष्ट्रपति के नाम पर ली जाएगी, तभी हम इसको क्या कहते हैं, डी चूरे। लेकिन बैक हैंड पर गेम क्या चल रहा है, डी फैक्टो, डी फैक्टो। ठीक है, उसके बाद orders and other instruments made and executed in the name of Rashtrapati shall be authenticated in such manner as may be specified in the rules to be made by the President. Further, validity of an order or instrument which is so authenticated shall not be called in question on the ground that it is not an order or instrument made or executed by the President. ये वाली बात लाइट है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। उसके साथ कोई सा भी एक ऑर्डर है, एक फरमान जारी करा गया राष्ट्रपति के नाम पर, एग्जीक्यूट करा गया राष्ट्रपति के नाम पर, बनाया गया, ड्राफ्ट करा गया राष्ट्रपति के नाम पर, उसकी ऑथेंटिसिटी उतनी ही होगी, इस प्रकार से उसको ट्रीट करा जाएगा, इट विल बी ट्रीटेड एंड ऑथेंटिकेटेड इन सच मैनर कि जैसे वो सच में ही राष्ट्रपति ने रूल बनाकर स्पेसिफाई करा हो। यानी कि समझ रहे हो, ये सरकार की पावर को हाईलाइट कर रहा है। यानी कि ये ऐसी बात हो गई शाइनी कि आपके बैंक से मुझे पैसे निकालने हैं ना, तो आपका सिग्नेचर मैं भी कर सकता हूं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ गए, सरकारी तो कर रही है ना ये वाला काम। ऑर्डर एंड इंस्ट्रूमेंट्स मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के नाम पर कौन कर लेगा ये सारे ऑर्डर वगैरह, कौन बना लेगा, ये सरकार। प्रेसिडेंट को बैठाकर बुलाया जाएगा क्या कि हम COP 27 की मीटिंग करने जा रहे हैं श्रेया, ये चीजें हैं इसके अंदर, हम ये सिग्नेचर करने जा रहे हैं। इतनी ज्यादा छूछापड़ करने का टाइम है राष्ट्रपति से कि हर बात बताना जरूरी है राष्ट्रपति को? हर चीज के डॉक्यूमेंट्स के सिग्नेचर डेली बेसिस पर मिलना जरूरी है क्या? एक बार में उनको कम्युनिकेट कर दिया जाता है बाद में, जैसा कि आपको पता है, या तो राष्ट्रपति खुद वो इंफॉर्मेशन मांग लेते हैं, ये वाली बात भी आपको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन यहां पर क्या है, अगर कोई भी ऑर्डर, इंस्ट्रूमेंट, दस्तावेज, एग्रीमेंट, कुछ भी चीज ऐसी विच इज मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी वैलिडिटी, उसकी मान्यता उतनी ही होगी जैसे कि वो रूल सच में प्रेसिडेंट ने बनाए। और फर्दर ऐसे किसी ऑर्डर, इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी, उसकी ऑथेंटिसिटी कभी भी इस ग्राउंड पर क्वेश्चन नहीं करी जा सकती कि उसको तो प्रेसिडेंट ने बनाया ही नहीं है।
It shall not be called in question on the ground that it is not an order or instrument made or executed by the president. उनके नाम पर बना है तो उसकी मान्यता उतनी होगी, लेकिन ये कौन बनाकर देगा? आप और मैं नहीं. ये लिबर्टी, ये लेवरेज किसके पास है? सिर्फ भारत की सरकार के पास. और भारत की सरकार मतलब क्या? पीएमएनएस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. क्लियर? उसके बाद प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द एलोकेशन अमंग मिनिस्टर्स ऑफ द सेट बिजनेस. मतलब जिस प्रकार से पोर्टफोलियोज, मिनिस्ट्रीज वगैरह एलोकेट करनी है ना, जैसा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बोलते हैं कि अब ये पोर्टफोलियोज, मिनिस्ट्रीज वगैरह सब कुछ एलोकेट कर दो, तो उसके लिए प्रेसिडेंट शैल मेक, जरूरी नहीं है कि बनाएंगे, ही और शी शैल मेक रूल्स कि कैसे आपकी सरकार का जो भी काम है, जो भी बिजनेस है, वो कन्वीनियंट तरीके से चल सकता है. एंड फॉर द एलोकेशन अमंग मिनिस्टर्स ऑफ द सेट बिजनेस. अब इस रूल के अंतर्गत पता क्या करते हैं? कभी कभार प्रेसिडेंट रूल बना देते हैं, या फिर इस रूल के तहत सरकार को, प्रधानमंत्री को, उनके मंत्रिमंडल को बता देते हैं कि देखो अब एक ऐसा समय आ गया है, मैं ये चाहूंगा कि आप ना एक नई मिनिस्ट्री बना लो. अब एक ऐसा समझ में आ गया है, मैं ये चाहूंगा कि आप किसी पुरानी मिनिस्ट्री को रिवैम्प कर दो या उसे एबॉलिश कर दो. यही बनेंगे इनके रूल्स, यही बनेंगे अगर इनको एलोकेट करना है. सेट बिजनेस, सेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज अमंग द मिनिस्टर्स, है ना. प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल को ही तो बोलेंगे ना. वैसे तो प्रधानमंत्री को ही बोलेंगे कि आप ये वाला काम कर दो. खुद जाके मिनिस्ट्री बनाकर आ जाएंगे क्या? रूल्स बना रहे हैं उसके लिए, सिर्फ रूल्स. क्यों बना रहे हैं? सरकार की मदद करने के लिए, हेल्पिंग हैंड देने के लिए, ताकि सरकार और ज्यादा कन्वीनियंट तरीके से देश को चला सके. श्रेया, ये वाले पॉइंट समझ में आए? आर्टिकल 77 वाले. बाकी सबको, गौरव, आशिमा समझ में आए सारे पॉइंट? कोई दिक्कत? ठीक है, तो शनि आगे बढ़े फिर हम लोग इसमें 78. ठीक है, 78 वाली बात तो आप जानते हो, ये ड्यूटी होती है प्रधानमंत्री की. फटाफट बता दो क्या ड्यूटी होती है. इट इज ये बेसिकली प्रधानमंत्री कम्युनिकेशन चैनल होते हैं. किस किस के बीच में? एक तरफ प्रेसिडेंट, दूसरी तरफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो पहले केस में क्या है? ये खुद से, इनकी ड्यूटी है, इनका दायित्व है, ये खुद से कम्युनिकेट करें प्रेसिडेंट को. कोई भी डिसीजन तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा लिए गए हैं विद रिगार्ड टू द एडमिनिस्ट्रेशन, या कोई सा भी वो आने वाले कमिंग सेशंस के अंदर, चाहे वो समर सेशन हो, मानसून सेशन हो, विंटर सेशन हो, वो कौन कौन सा बिल जो है बेसिकली प्रपोज करने वाले हैं. उसके बाद राष्ट्रपति खुद भी बोल सकते हैं प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री की ड्यूटी बन जाएगी कि तुम्हारे मंत्रिमंडल के अंदर चल क्या रहा है, वो कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या क्या बेसिकली बागडोर संभाल रहे हैं, क्या उनकी ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आजकल क्या चल रहा है, और कौन कौन से बिल तुम लोग लेकर आने का सोच रहे हो. उसके बाद अगर पेशेंट को जरूरी लगता है तो कोई भी ऐसा मैटर जिसके ऊपर सिर्फ एक मंत्री ने डिसीजन लिया है, प्रेसिडेंट जो है बोल सकते हैं कि उस मुद्दे को अपने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बोल सकते हैं कि तुम्हारे मंत्रिमंडल के अंदर एक मंत्री ने किसी मैटर के ऊपर कोई डिसीजन लिया है, उसको अपने पूरे मंत्रिमंडल से क्रॉस चेक करवाओ, एक बार उसको कंसिडर करवाओ. ओके, ये वाली बात आपको पता है अच्छे से. फिर बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 88 की. राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एज रिस्पेक्ट्स दी हाउसेस. विद रिस्पेक्ट टू दी हाउसेस, हर एक जो मिनिस्टर है, एवरी मिनिस्टर shall have the right to speak and take part in the proceedings of either house. Every minister shall have the right to speak and take part in the proceedings of either house. ये हम बात पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से.
ये वाली पावर सिर्फ मंत्री के पास नहीं होती है, अपार्ट फ्रॉम मंत्री किसके पास होती है? वेरी गुड। तो every minister shall have the right to speak and take part in the proceedings of either house, any joint sitting of the houses and any committee of the parliament. ठीक है? Of which he may be named a member. तो हर एक जो मिनिस्टर है, he or she shall have the right to speak and take part in the proceedings of the house, any joint sitting of the house and any committee of the parliament of which he may be named a member, but he shall not be entitled to vote. ठीक है? He shall not be entitled to vote. क्लियर है ये वाली बात? अब हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आर्टिकल 163, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। 163 आर्टिकल ये कहता है, ये वाली बात आपको अच्छे से पता है, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए विद चीफ मिनिस्टर एट इट्स हेड, कि वो गवर्नर को एडवाइस करें, एड करें इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स और फंक्शंस, एक्सेप्ट जहां पर गवर्नर के पास खुद की अपनी डिस्क्रिशनरी पावर है, उसके अलावा सब कुछ गवर्नर को, राज्यपाल को वही काम करना पड़ेगा जैसा पीछे से एड एंड एडवाइस दी है मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल ने। अगर कभी भी कोई सवालिया चिन्ह खड़ा होता है, अगर कोई भी कभी भी किसी भी मुद्दे के ऊपर कोई सवालिया चिन्ह खड़ा होता है कि कोई भी मैटर जो है वो गवर्नर की डिस्क्रिप्शन के अंदर फॉल करता है कि नहीं करता है, तो डिसीजन ऑफ द गवर्नर शैल बी फाइनल। देख रहे हो, मतलब मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर मैं राज्यपाल हूं कि वो मेरे दायित्व के अंदर आता है कि नहीं आता है और मुझे वाला काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो डिसीजन ऑफ द गवर्नर शैल बी फाइनल। ठीक है? एंड द वैलिडिटी ऑफ एनीथिंग डन बाय द गवर्नर शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट ही ऑट और ऑट नॉट टू हैव एक्टेड इन हिज डिस्क्रिप्शन। समझ गए शायनी? इसलिए मैं वो वाली चीज बोल रहा था कि किसी भी चीज को वापस भेज सकते हैं, डिसाइड ही करने की अथॉरिटी इनके पास है ना, डिस्क्रिशनरी पावर खुद से डिसाइड कर रहे हैं अपनी। ठीक है? और उसी का डिसीजन फाइनल है, और क्वेश्चन में भी इसको क्वेश्चन भी नहीं करा सकता कभी भी कि उनको ऐसा काम करना चाहिए था, अपनी डिस्क्रिप्शन में ही ऐड करना चाहिए था। तो डिस्क्रिप्शन की दायरे ही ये बाउंड्री जब ये डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है? इट शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट ही ऑट और ऑट नॉट टू हैव एक्टेड इन हिज डिस्क्रिप्शन, कि उनको ऐसा करना चाहिए था मन मर्जी का कि नहीं करना चाहिए था। समझ गए? तभी हम कहते हैं ना कि वो वाली बात क्लियर हो गई है ना अब आपको, कि गवर्नर की पावर ज्यादा है। अगर आप गवर्नर की पावर अथॉरिटी को देखो राज्य के लेवल पर एज कंपेयर टू राष्ट्रपति की अथॉरिटी और पावर को देखो सेंट्रल लेवल पर, तो गवर्नर का दायरा पावर का ज्यादा बड़ा है, ज्यादा बोल्ड है, ज्यादा लिबर्टी और फ्रीडम से भरा हुआ है। ठीक है? द एडवाइस टेंडर्ड बाय मिनिस्टर्स टू द गवर्नर शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट। गवर्नर को कुछ भी करने को बोला गया हो मंत्रिमंडल के द्वारा, उसकी इंक्वायरी नहीं करी जा सकती किसी भी कोर्ट में, किसी भी कोर्ट के अंदर कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। फिर आर्टिकल 164, अदर प्रोविजंस एज विद रिस्पेक्ट टू द मिनिस्टर्स। सीएम जो है, सीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। हाउएवर इन द स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, there shall be a minister in charge of tribal welfare who may in addition to be in charge of the welfare of the scheduled caste and scheduled classes or any other work. ठीक है? एक एडिशनल मिनिस्टर यहां पर है। द स्टेट ऑफ बिहार वॉज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस प्रोविजन बाय 94th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2006। क्लियर है वाली बात? 94th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2006। तो इसको मैं देख लेते हैं जरा। नाइन्टी
इट फ्रीड बिहार फ्रॉम द ऑब्लिगेशन, बिहार को उसके दायित्व से एक मुक्त कर दिया गया। किस बात को लेकर? कि उनको एक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर रखना ही पड़ेगा। ये वाली जो लाइन है ना, इसको मतलब इससे कंफ्यूज मत हो जाना। कहाँ ये? यहाँ पर चीफ मिनिस्टर जो है, इट शैल बी ही और शी शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, और दूसरे जो मंत्री हैं मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में, वो भी गवर्नर के द्वारा अपॉइंट करे जाते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। लेकिन ये जो आपसे बात कर रहे हैं ना, कि ये कह रहा है कि हमारे देश में एक ये चीज़ अनिवार्य है कि कुछ राज्य जो कि ट्राइबल बेल्ट का पार्ट है, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, एमपी हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है, इसके अंदर क्या है, एक मिनिस्टर इंचार्ज होगा ट्राइबल वेलफेयर का, यानी कि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर होगा, जिसको एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, और ये बिल्कुल अलग तरीके से काम करेगा एज कंपेयर टू अगर उस राज्य के अंदर, ठीक है, उस राज्य के अंदर अगर शेड्यूल कास्ट या बैकवर्ड क्लासेस का भी कोई मिनिस्टर है, उनका वेलफेयर करने वाला, ठीक है। लेकिन बिहार के ऊपर पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये ऑब्लिगेशन थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, और उस ऑब्लिगेशन से बिहार को फ्री कर दिया गया 94th अमेंडमेंट एक्ट 2006 से। तो हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, 94th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2006। It freed Bihar from the obligation of having a tribal welfare minister and extended the same provision to Jharkhand and Chhattisgarh. This provision will now be applicable to the two newly formed states and Madhya Pradesh and Odisha, where it has already been enforced. वहां पर ऑलरेडी जो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर है वो है, और ये प्रोविजन जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। मतलब बिहार भी फ्री है इस ऑब्लिगेशन से, झारखंड और छत्तीसगढ़ तक भी एक्सटेंड कर दिया गया इसको। लेकिन यहां पर आप देखो, सिर्फ बिहार ने हटाया इस चीज को, झारखंड और छत्तीसगढ़ ने तो नहीं हटाया अभी तक, राइट? झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी तो एक्सटेंड कर दिया गया ना ये वाला प्रोविजन, ठीक है। मध्य प्रदेश और ओडिशा यहां पर भी है, ओके। यानी कि कुल मिलाकर बेसिकली कुछ कुछ ट्राइबल बेल्ट वाले इलाकों में, राज्यों में, वहां पर ज़रूरी हो जाता है कि अगर ट्राइबल पॉपुलेशन आपकी काफ़ी ज़्यादा है तो आपको वो करना पड़ेगा, एक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर रखना पड़ेगा, ठीक है। ये वाली बात क्लियर? आगे बढ़े। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, प्रधान, ये मुख्यमंत्री, उसके मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री को इंक्लूड करके टोटल मंत्रिमंडल के अंदर, मुख्यमंत्री के जो मंत्रिमंडल के अंदर मंत्री होंगे, मुख्यमंत्री को खुद को इंक्लूड करके, इट शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट। जितनी स्ट्रेंथ है विधानसभा की, उसके 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी आपने 91st अमेंडमेंट एक्ट के अंदर देखा था, पीछे जब हमने प्रोविजंस करे थे वो सारे के सारे, हम लोग इसको यहाँ से भी कवर कर चुके हैं। 91st, ये रहा ना 91st, और इसके अंदर ये वाला एक पॉइंट था, बट द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर इन स्टेट शेल नॉट बी लेस देन 12 तो मिनिमम होनी ही चाहिए, ठीक है। सेम चीज़ ये लिखी हुई है, बट द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन स्टेट शेल नॉट बी लेस देन 12। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो अपर कैप है दैट इज 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ विधानसभा, जो लोअर कैप है वो है 12, मिनिमम 12। ये मैक्सिमम 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द विधानसभा। उसके बाद अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, MLA और MLC,
बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी जिसका डिस्क्वालिफिकेशन हो चुका है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ही और शी शैल ऑल्सो बी डिस्क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर। ये प्रोविजन 91st अमेंडमेंट एक्ट से इंक्लूड करी गई थी। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो, ये रहा। ईदर हाउस होता है स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, उसके बाद मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। गवर्नर शैल एडमिनिस्टर द ओथ्स ऑफ ऑफिसेज एंड सीक्रेसी टू अ मिनिस्टर। ठीक है, इंक्लूडिंग सीएम। अ मिनिस्टर who is not a member of the state legislature for any period of 6 consecutive months, 6 महीने तक तो अलाउड है, लेकिन लगातार 6 महीने रह लिया वो मंत्री या मुख्यमंत्री, लेकिन अभी भी वो मेंबर नहीं है किसी भी हाउस का स्टेट लेजिस्लेचर में, ना ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा का मेंबर रहा है अभी तक 6 महीने तक, और ना ही स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद का मेंबर है। ठीक है, तो मिनिस्टर तो है, वो मिनिस्टर तो है, लेकिन मिनिस्टर होने के साथ जो कंपल्शन चाहिए, या तो वो एमएलए हो या तो वो एमएलसी हो अगर उस राज्य के अंदर दूसरा हाउस है, ये नहीं है वो 6 महीने तक, तो वो फिर मंत्री भी नहीं रहेगा ना मुख्यमंत्री रहेगा। उसके बाद सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द मिनिस्टर शैल बी डिटरमाइंड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, और उनको उतनी ही सैलरी मिलती है जितनी की एक एमएलए को मिलती है, विधायक को मिलती है। आर्टिकल 166, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट। सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन जो होते हैं राज्य की सरकार के, वो गवर्नर के नाम पे लिए जाते हैं। ये बिल्कुल पैरेलल बातें हैं। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पर ये सब कुछ डिस्कस कर रहे थे ना, प्रेसिडेंट और पीएम वाली। ठीक है, और उसके बाद कोई भी ऑर्डर या इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जो कि बनाया गया हो, एग्जीक्यूट करा गया हो गवर्नर के नाम पर, उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी वैलिडिटी उतनी ही होगी कि जैसे वो सच में गवर्नर ने रूल्स के साथ उसको बनाया हो। और इस ऑर्डर या इंस्ट्रूमेंट या डॉक्यूमेंट या दस्तावेज की वैलिडिटी, ठीक है, इसकी कितनी ऑथेंटिसिटी है, कितनी लीगैलिटी है, इसको कहीं पर भी क्वेश्चन नहीं करा जा सकता, सिर्फ इस ग्राउंड पर कि ये एक ऑर्डर नहीं है, ये एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये एक दस्तावेज नहीं है जिसको गवर्नर ने नहीं बनाया, तो हम इसकी मान्यता नहीं होगी। बिल्कुल उसकी मान्यता होगी, उसके नाम पर लिया जा सकता है, लेकिन ये वाला काम संसार में सिर्फ और सिर्फ उस राज्य की सरकार कर सकती है, उस राज्य की सरकार, उस राज्य में राज्यपाल के नाम पर। उसके बाद गवर्नर जो है, गवर्नर रूल्स बना सकता है कि कैसे जो एक राज्य की सरकार है अपने आप को इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से चला सके, ताकि राज्य में सबका भला हो, स्मूथ फंक्शनिंग हो। ठीक है, and it can governor can he or she can also make rules for the can also make rules for the allocation among the ministers of the said business insofar as it is not business with respect to which the governor is required to act in his discretion। अगर वो अपने डिस्क्रिप्शन पावर के अंदर ऐड कर रहा है तो ठीक है, लेकिन जब वो खुद कुछ नहीं कर सकता और उसको जरूरत है कि वो प्रधान, ये मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल से कुछ करवाए, तो बेसिकली सेम यही वाला एक सजेशन यहाँ पर देगा कि या तो कोई एक नई मिनिस्ट्री बना दो, ठीक है, या फिर किसी ओल्ड मिनिस्ट्री को या तो रीजुविनेट कर दो या उसको एबॉलिश कर दो। अब आपको पता होगा जैसे कुछ कुछ राज्य ऐसे हैं वहां पर ना, ये पता नहीं क्या बोलते हैं उनको, काउ मिनिस्टर भी है वहां पर, गौशाला रक्षक और ऐसे करके ये बना रखे उन्होंने। जब से बीजेपी आई ना राज्यों के अंदर, तो ये चीज़ सिंस 2014 शुरू हो गई है। सेंट्रल लेवल पर तो ऐसी कोई काउ प्रोटेक्शन मिनिस्ट्री नहीं है, लेकिन राज्यों के लेवल पर आपको ये देखने को मिल जाएंगी। अब एक बात बताओ, ये जो है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नर ने ये रूल्स बनाए होंगे, लेकिन फिर भी चलो आपको मतलब ये चीज़ देखने को मिल रही है, तो स्टेट जो है वो एफिशिएंट तरीके से फंक्शन करना चाह रहा है, ये शो करता है। ठीक है, जैसे काउ मिनिस्ट्री, ये देखो, मीट इंडियाज फर्स्ट काउ मिनिस्टर उतारम
उताराम देवासी who likes to address himself as गोपालन मंत्री, और ये राजस्थान में है. His community Rabdis, a livestock dependent tribe, traditionally addressed him as Bhupaj or priest. He dresses up like a cowherd himself. Happens to Uttaram Devasi happens to be the Rajasthan's minister in charge of cow affairs. देख रहे हो, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ काउ अफेयर्स. अब ये वाली बात राज्यपाल भी बोल सकते हैं, है ना, बिल्कुल बोल सकते हैं, या फिर राज्य की सरकार को वो कर दें. तो उसके लिए रूल्स अगर जो होंगे, ताकि और स्टेट का बिजनेस जो है वो कन्वीनियंट तरीके से चल सके, या कुछ भी चल सके. गौ हत्या अगर बहुत ज़्यादा हो रही है या कुछ भी हो रहा है, कैटल प्रोडक्शन की ज़रूरत है, आवश्यकता है, नीड है, तो ये सब कुछ के लिए प्रयास करे जा सकते हैं आराम से. ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट? पक्का? अब हम बात करते हैं इसकी आर्टिकल 167 की, ड्यूटीज ऑफ मुख्यमंत्री. इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द मुख्यमंत्री. क्या ड्यूटी होगी उनकी? ये एक कम्युनिकेशन एजेंट है. किसके किसके बीच में? एक साइड पर गवर्नर, दूसरी साइड पर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ठीक है, कि गवर्नर को वो खुद से वो सारी बातें बता दे जो कि उनके मंत्रिमंडल के अंदर हो रही है विद रिगार्ड टू एडमिनिस्ट्रेशन. वो कौन से जो है आने वाले सेशंस के अंदर, समर मानसून विंटर सेशन के अंदर कौन कौन से बिल लेकर आने वाले हैं बेसिकली. ठीक है, उसके बाद गवर्नर चाहे तो वो खुद से भी बोल सकते हैं मुख्यमंत्री को ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और मुख्यमंत्री मना नहीं करेंगे, क्योंकि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द मुख्यमंत्री टू प्रोवाइड सच इन्फॉर्मेशन खुद से, या तो गवर्नर के पूछने के बाद. उसके बाद गवर्नर जो है अगर उनको सही लगता है तो वो कोई भी एक ऐसा मुद्दा जिसपे सिर्फ एक ही मंत्री के द्वारा कोई डिसीजन लिया गया था, वो चाहे तो उसको बोल सकते हैं कि अपने पूरे के पूरे मंत्रिमंडल से इसको रिकंसिडर करवाओ और फिर मुझे बताओ कि इस पर क्या प्रक्रिया हुई, या फिर बाकी मंत्रिमंडल क्या कह रहा है. लास्ट है आर्टिकल 177, राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एज द एज रिस्पेक्ट द हाउस, विद रिस्पेक्ट टू द हाउस. हर एक जो मिनिस्टर है, ही और शी शैल हैव द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द असेंबली एंड ऑल्सो द काउंसिल वेयर इट एग्जिस्ट एंड एनी कमेटी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ विच ही मे बी नेम्ड अ मेंबर. बट उनके पास वोटिंग पावर नहीं होगा. और यहाँ पर राज्यों के लेवल पर मंत्री के अलावा और कौन जा सकता है पार्टिसिपेट करने? मंत्री के अलावा और कौन? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट. बस उनके पास क्या नहीं होगा? ही और शी शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट. ठीक है, यानी कि अगर हम पैरेलल्स ड्रॉ करें तो हमें एक बात जानने को मिलेगी. आर्टिकल 74 जहां पर है तो वहां पर है आर्टिकल 163, मतलब ये है सेंट्रल लेवल पर, ये है स्टेट लेवल पर. आर्टिकल 75 जहां पर है वहां है आर्टिकल 164. आर्टिकल 77 जहां पर है तो वहां पर है आर्टिकल 166. आर्टिकल 78 जहां पर है तो वहां पर है आर्टिकल 167, और आर्टिकल 88 जहां पर है तो वहां पर है आर्टिकल 177. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ एडवाइस बाय मिनिस्टर्स. किस तरीके से एडवाइस दी जाती है, क्या प्रक्रिया रही. मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में वैसे तो बता दिया था जब सीएम पीएम का कंबाइंड डिस्कशन करी थी 42nd 44th अमेंडमेंट एक्ट वाली, कि क्या चीज़ बाइंडिंग है, क्या चीज़ नहीं है, और उसको फिर क्या चीज़ बनाएगा कि वो दोबारा भेज सकते हैं. तो नेचर ऑफ एडवाइस जो कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर भेजते हैं राष्ट्रपति को, एंड नेचर ऑफ एडवाइस जो कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर भेजते हैं राज्यपाल को. इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन.